हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं किए हैं तो उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, प्लस आपके बोर्ड्स एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक हम हमारे आज के वीडियो में ही कवर करेंगे कि जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, और फिर इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करेंगे। ये जो टॉपिक है दैट यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन करते हैं, और इसी टॉपिक में हम फर्दर पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अगेन ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस टॉपिक को, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अक्यूरेंस ऑफ मेटल, कि जो मेटल है वो नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एंड फिर उसी की हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि जब वो नेचर में एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने यूज़ में लाने के लिए। देन वी विल डिस्कस steps for the extraction of metals. Then इसके बाद हम वो सभी importances को देखेंगे। Then we will discuss importance of metals and non-metals, कि जो हमारे पास metals हैं, non-metals हैं, जिनके बारे में हम इतना कुछ जान रहे हैं वो कहाँ important हैं। So students, जो भी हमारे पास आज तक एलिमेंट्स नोन हैं उन्हें हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए ये तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं। मेटल वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हार्ड हैं, लस्चरस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, थर्मल उनमें कंडक्टिविटी रहती है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, और नॉन मेटल्स जो कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हैं, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही कंडक्ट करते हैं हीट, ना ही उनमें मलेबिलिटी है और ना ही उनमें डक्टिलिटी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल रहेगी या कौन सी चीज़ नॉन मेटल रहेगी। ये जो टॉपिक है ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे दोबारा से। तो इससे क्या होगा कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। सेकेंडली ये चीज़ें जो है आपको फिर हमेशा के लिए याद रहेंगी, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने पे हम साथ ही साथ उनमें एक्सेप्शंस भी देखेंगे। एक्सेप्शंस मतलब कि ये जो एक पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो किन मेटल्स पे एप्लीकेबल है, या फिर क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो उस फिज़िकल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जैसे कि हम कहते हैं कि सभी जो मेटल्स है वो जनरली सॉलिड होते हैं, बट सभी हमारे पास मेटल सॉलिड नहीं भी होते, और ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप जानते हैं, दैट इज़ मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी एक ऐसा हमारे पास मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इट इज़ ट्रू दैट कि जो सभी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, या फिर कह लीजिए जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये इस तरह के जो हमारे पास मेटल्स हैं, दीज आर सॉलिड्स। बट मर्क्यूरी हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या हो गई इसकी एक्सेप्शन। मतलब ये जो एक नॉर्मल स्टेट जो है हमारे पास मेटल्स फॉलो करते हैं, ये नॉर्मली उस स्टेट को फॉलो नहीं करता, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेप्शन। और आपके सिलेबस में ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए जो जनरल डिफरेंसेस हैं, जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं, उनसे तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। अब यहाँ पे क्लास 10 में आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इन एक्सेप्शंस को समझना कि ऐसे हमारे पास कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते। अब इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब देखिए एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैस है, वो भी क्या है, नॉन मेटल। क्लोरीन है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो भी क्या है, नॉन मेटल। देन वी हैव हाइड्रोजन, वो भी गैस की तरह एग्जिस्ट करती है, एंड दैट्स ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो आम तौर पे जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बट येस, वी हैव सम नॉन मेटल्स जो कि ब्रिटल सॉलिड्स भी हैं। ब्रिटल सॉलिड मतलब अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पेंसिल में यूज़ होने वाला लेड, पेंसिल लेड रहता है ना, पेंसिल जिसके साथ आप लिखते हैं, उसका जो सामने लेड है वो बना है ग्रेफाइट का। वो जो सिक्का है उसका जिसके साथ आप लिखते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक तरह से कार्बन की फॉर्म है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन जो कार्बन है वो ग्रेफाइट की तरह भी एग्जिस्ट करता है। और वो ग्रेफाइट क्या है, एक सॉलिड। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कोल है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन वो जो कोल एग्जिस्ट करता है वो तो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है, बट इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। इसी तरह से हमारे पास सल्फर है, फास्फोरस है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स, दे आर सॉलिड्स। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है ब्रोमीन। नॉन मेटल है, नाम उसका याद रखिए, ब्रोमीन इसका सिंबल रहता है Br, एग्जिस्ट करता है एज Br2। ब्रोमीन अगर हम एज एन एलिमेंट कहें, ये इसका सिंबल जो रहेगा दैट इज Br। ये है इसका एलिमेंटल सिंबल, कि जब ये एलिमेंटल फॉर्म में है तब हम ब्रोमीन को लिखते हैं Br। लेकिन जब ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, जब इसका मॉलिक्यूल रहता है, देन वी से Br2। तो ये जो ब्रोमीन है Br2, इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ये लिक्विड है। हम तो जनरल बता रहे हैं, जनरली नॉन मेटल्स गैसेस हैं या ब्रिटल सॉलिड्स हैं, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है एक लिक्विड की तरह। अब देखिए आप यहाँ पे मेटल में भी एक लिक्विड है जिसका नाम क्या है, मर्क्यूरी। एक ही एग्जाम्पल दी ना आपको यहाँ पे। सिमिलरली नॉन मेटल्स में आपको एक्सेप्शन में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है, दैट इज ब्रोमीन। और आप सोचिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक एक एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड, दैट इज
bromine. Name a metal which is a liquid, that is mercury. और a simple question by combining these two क्या आ जाएगा? Name one metal and one non-metal that exist as a लिक्विड. ऐसा एक मेटल और एक नॉन मेटल बताइए जो कि लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है. तब आप उस आंसर में क्या लिखेंगे? मेटल which exists as a liquid is mercury and a non-metal which exists as a liquid is bromine. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे लस्टर. लस्टर मीन्स चमक. ओके तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर लस्टरस या फिर कह लीजिए शाइनी. दे आर लस्टरस इन अपीयरेंस वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस. नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, उनका जो अपीयरेंस है बहुत ही डल रहता है. अब देखिए यहाँ सिंपल हम अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के एग्जाम्पल है जैसे गोल्ड हो गया. गोल्ड, इसका सिंबल याद रखें AU, A कैपिटल and U small, AU. Then we have silver. Silver is AG. इसी तरह से कॉपर है, ये भी बहुत चमकदार रहता है. That is capital C and small u, Cu. अब देखिए बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो मेटल्स है लस्टरस है, शाइनी है अपीयरेंस में. एग्जाम्पल में आ गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. सो वी हैव मैनी थिंग्स. लेकिन आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी दैट ये जो गोल्ड है या सिल्वर है, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ये लस्टरस हैं इसीलिए चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, इन्हें हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, राइट, ड्यू टू देयर लस्टरस अपीयरेंस. लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये ज्वेलरी है, द ज्वेलरी वी हैव, वो पड़ी पड़ी कुछ समय के बाद काली पड़नी शुरू हो जाती है. ये सिल्वर के केस में बहुत ज़्यादा विजिबल है. आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास सिल्वर की कोई बैंगल है, अगर उस बैंगल को हम इसी तरह से पड़ा रहने दें या फिर कह लीजिए एंकलेट है, वो पड़ी रहे अगर कुछ समय तक, तो वो काली पड़नी शुरू हो जाती है. मतलब अदरवाइज खुद से तो ये इनका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही शाइनी है, लेकिन अगर वो इसी तरह से पड़ा रहे, जैसे कि सिल्वर हो गया, सिल्वर के केस में ये ज़्यादा ट्रू है कि जो सिल्वर है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, सिल्वर टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर विद एयर. अगर एयर में एक्सपोज किया जाए तो सिल्वर जो है, चांदी, वो काली पड़नी शुरू हो जाती है. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर एक लेयर आ जाती है. किसकी लेयर? सिल्वर सल्फाइड की, AgS, सिल्वर सल्फाइड. तो जो सिल्वर का सरफेस है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर आ जाती है. इस सिल्वर सल्फाइड की लेयर की वजह से जो उसकी अपीयरेंस है वो क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है. चांदी थोड़ी काली पड़ जाती है. इट इज़ ऑल ड्यू टू द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड. इसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर क्या है हमारे पास? Cu. जो Cu है कॉपर, ये अगर एक्सपोज किया जाए एटमॉस्फेयर में तो ये जो कॉपर है इसके ऊपर आती है ग्रीन कलर की लेयर. अगर कॉपर को हम ऐसे ही एक्सपोज कर दें एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर आ जाएगी एक ग्रीन लेयर. अब वो ग्रीन लेयर किसकी है? ये ग्रीन लेयर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की. बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब जो हमारे पास कॉपर है वो बड़े बड़े ग्रीन से एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है. मतलब उसकी जो अपीयरेंस है वो ख़राब होनी शुरू हो गई. तो अब ये किसकी वजह से है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से. और इसका फॉर्मूला है हमारे पास CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस.
दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, आप याद रखिए कि आपको पता है कि जो आयरन है, आयरन क्या है, Fe। आयरन भी चमकदार होता है जब नया होता है, लेकिन जब उसे मॉइस्चर में रख दिया जाए, जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, हार्मफुल गैसेस उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दें, उस टाइम पे जो आयरन भी है वो भी अपनी अपीयरेंस उसकी लूज़ कर देता है, अपनी अपीयरेंस को लूज़ कर देता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। मतलब जो आयरन है उसके ऊपर ब्राउन, क्या लीजिएगा, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, किसकी, रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O। और ये क्या है, रस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट, राइट। सो जो आयरन है उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, किसकी, Fe2O3 डॉट XH2O। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों कहा इसे, क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड क्यों कहा, अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, Fe2O3, मतलब Fe, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 3, इट इज़ हैविंग +3 चार्ज। हम ऐसे बनाते हैं ना फॉर्मूला, Fe के पास अगर +3 चार्ज होगा, ऑक्सीजन के पास अगर -2 चार्ज होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो हम यहाँ शो कर रहे हैं कि जो Fe है ये हमारे पास +3 स्टेट में है, Fe3, ठीक है। तो Fe जो है 3, इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिखते हैं आयरन, Fe मीन्स आयरन 3, और O2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्साइड। तो इसे नाम क्या दिया, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये क्या है, रस्ट। फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O। सो बच्चे ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, दैट जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है, जब उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है, तो वो जो ब्लैक लेयर है उसका केमिकल नेम बताइए, सिल्वर सल्फाइड। केमिकल फॉर्मूला बताइए, AgS, राइट। सिमिलर है कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर है, उस ग्रीन लेयर का केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बताइए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एंड इसका फॉर्मूला है CuCO3 डॉट CuOH होल चॉइस। और इसी तरह से कि रस्टिंग क्या है, रस्टिंग क्या होती है, करोजन ऑफ आयरन। क्या होता है उसमें, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, किस चीज़ की, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड की। केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O, राइट। तो ये है इस तरह से कुछ सब्सटेंसेस जो हैं, कुछ मेटल्स जो हैं, वो अपनी शाइन को लूज़ करते हैं जब उन्हें एटमॉस्फेयर का एक्सपोजर मिलता है, मीन्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, उस टाइम पे। बट अगर सैंड पेपर से रब किया जाए या नॉर्मल पॉलिशिंग करवाई जाए, उस टाइम पे ये अपनी चमक रीगेन कर लेते हैं, दे जस्ट रीगेन देयर शाइन। अब देखिए क्या है, देखिए ये इतना समझ में आ गया। अब मैं इसे इरेज कर दूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सभी केमिकल नेम एंड जो केमिकल फॉर्मूला है, इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। आप इसे मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो। डन। तो अब देखिए क्या है नेक्स्ट। हम कह रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये लस्ट्रस हैं,
metals are lustrous. But the question is why? Why are they lustrous? क्यों है ये lustrous? तो रीज़न क्या है इसका? देखिए, इसके लिए आपको अपनी क्लास 9 थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी. सो क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. पढ़ा है आपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो एटम है, एटम के फर्दर फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? अब बोहर ने क्या कहा कि दैट्स राइट, कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में. दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. अब बोहर ने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के सर्क्यूलर पाथ है. इन सर्क्यूलर पाथ को उसने क्या नाम दिया? ऑर्बिट्स. उसने क्या कहा इन्हें? ऑर्बिट. एंड ही सेड कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट में जो ये क्या है उसने शो किया? इलेक्ट्रॉन्स. कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है. आर यू गेटिंग? कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पहली ऑर्बिटल है जिसे कहते हैं n=1. ये दूसरी ऑर्बिट है जिसे कहते हैं n=2. ये तीसरी ऑर्बिट है विच इज़ n=3. हर ऑर्बिट की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है. अगर हमारे पास पहली ऑर्बिट है, इसकी अपनी एनर्जी है, दूसरी ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है और तीसरी ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है. अगर मान लीजिए जो हमारे पास पहली ऑर्बिट है उसमें कुछ 5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं, अगर पहली जो ऑर्बिट है उसमें 5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट में रहेंगे 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. मतलब आप देखते हैं ना कि जो बिल्कुल इनर वाली ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम है, बाहर वाले की एनर्जी और ज़्यादा, उससे बाहर वाले की एनर्जी और ज़्यादा. तो धीरे धीरे जैसे हम ऑर्बिट में बाहर की तरफ मूव करते जाते हैं, एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती रहती है. अगर n=1 मतलब जो पहली ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगी. ये कहा था उसने कि एनर्जी फिक्स है. इसी तरह से हम मान लें कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है यहाँ पे कुछ 15 यूनिट्स. समझे? मतलब इतना समझ में आया आपको? तो देखिए अब क्या है, पहली ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन. अगर पहली ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो इस टाइम पे उसकी एनर्जी कितनी है? अबाउट 5 यूनिट्स एनर्जी है. अब बोहर ने ये भी कहा है कि अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाए इस इलेक्ट्रॉन को, अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाए इस इलेक्ट्रॉन को तो ये उस एनर्जी को गेन करेगा और कहाँ चला जाएगा? अपनी एक्साइटेड स्टेट में. तो देखिए यहाँ पे बोहर ने कहा, हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. मैं आपको लाइन की हेल्प से समझाती हूँ कि मान लीजिए ये जो लेवल है ये हम मान लेते हैं दैट दिस इज़ द फर्स्ट लेवल. ये हमारे पास n=1 है. इस तरह से n=1 है जिसकी एनर्जी हमने अज्यूम की है 5 यूनिट्स. वी हैव जस्ट अज्यूम्ड अ रैंडम वैल्यू, राइट? इसी तरह से दूसरा लेवल है n=2 जिसकी एनर्जी है 10 यूनिट्स. अब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ कहाँ पे? पहली ऑर्बिट में n=1 में. मतलब इस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है? 5 यूनिट्स है. जितना टाइम इसकी जो एनर्जी है 5 यूनिट्स रहेगी उतना टाइम ये इस n=1 में रिवॉल्व कर सकता है. लेकिन जब
अगर मान लीजिए जैसे अब ये मेटल्स हैं, मेटल्स में भी क्या है, मेटल देखिए मैटर है, मेटल्स में भी क्या है, एटम्स, और एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जब ये मेटल आप देखते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई मेटल है उसे धूप पे भी रखा जाए तो वो कितना शाइन करता है। तो क्या होता है कि जो लाइट है, जब लाइट फॉल करती है मेटल पे, लाइट फॉल करती है मेटल पे, मेटल में क्या है, एटम्स, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में हैं, जब लाइट उन पे फॉल करती है उस लाइट से ये एनर्जी गेन करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या गेन की, एनर्जी। जब ये एनर्जी गेन करते हैं, अब क्योंकि जब उन्होंने एनर्जी गेन कर ली, देखिए 5 यूनिट एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है, अब बाहर से भी उन्होंने एनर्जी गेन कर ली। जब उन्होंने बाहर से एनर्जी गेन करी तो उनकी तो एनर्जी बढ़ गई, वो एक्साइट हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, हायर ऑर्बिट में। मीन्स कि मान लीजिए 5 यूनिट उसके पास एनर्जी है, जब लाइट फॉल करी, लाइट से भी उसने 5 यूनिट्स एनर्जी जो है वो गेन कर लिए, तो अब 5 यूनिट उसके अपनी एनर्जी के, प्लस 5 यूनिट उसने एनर्जी ले ली कहाँ से, लाइट से, जो कि उसके ऊपर फॉल करी, तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन के पास 10 यूनिट्स। अगर उसके पास 10 यूनिट्स एनर्जी हो गई तो अब वो 5 यूनिट वाली ऑर्बिट में रिजाइड नहीं करेगा, वो अब एक्साइट होगा और कहाँ पहुंच जाएगा, n=2 में। जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सो एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे इलेक्ट्रॉन अपनी जो उसकी अपनी स्टेट है वहाँ से चला गया हायर एनर्जी स्टेट में। n=2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। n=1 क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। क्योंकि लोअर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट एनर्जी है। ये हायर क्यों, क्योंकि यहाँ 10 यूनिट एनर्जी है। तो पहले शौक में क्या हुआ, एनर्जी गेन की और चला गया n=2 में। अब n=2 थोड़ी ना इसका घर है, इसका अपना घर कौन है, n=1। तो अगर ये n=2 इसका अपना घर नहीं है तो ये यहाँ क्या है, अनस्टेबल। अब देखिए हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है, अपने घर में। हम कहीं भी चले जाएं, घूम फिर के आएंगे तो वापस अपने घर में ही ना, ये चीज़ रहती है ना। सो दिस इज़ द थिंग हियर। तो जब इसने एनर्जी गेन की तो ये चला गया हायर एनर्जी स्टेट में। अब इसका घर नहीं है ये यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस आने की कोशिश करेगा। अब जब वापस आने की कोशिश करेगा तो इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को क्या कर देगा, ये रिलीज। क्योंकि इसे वापस आने के लिए अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, अपने में से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, सो दैट कि इसकी जो एनर्जी है वो 5 यूनिट्स हो जाए और ये वापस से अपने घर आ जाए, वापस से अपनी स्टेट में चला जाए। तो ये क्या रिलीज करता है, एनर्जी। अब जब ये एनर्जी रिलीज करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो उस लाइट की वजह से, क्योंकि ये जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे आर वाइब्रेटिंग एंड दे आर देन रिलीजिंग द एनर्जी, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को लस्टर, चमक प्रोवाइड करते हैं। सो मेटल्स लस्टरस क्यों है, क्योंकि लाइट फॉल होने पे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, हायर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे स्टेबल नहीं है तो इसलिए वापस आने की कोशिश करते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, इनके एनर्जी रिलीज करने पे वो जो मेटल्स हैं उनमें क्या आती है, लस्टर। डन। तो यहाँ से समझ में आया कि मेटल्स लस्टरस क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसीजर है वो इस तरह से रहता है कि वो एनर्जी रिलीज कर सके, पहले गेन करके एक्साइटेड में जाए, फिर एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आए। बट इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जनरली क्या है, गैसेज है।
गैसेस हैं तो नॉन लस्टरस है, उनका अपीयरेंस डल है। ऑक्सीजन गैस है जिस तरह से, अब उसमें कोई चमक थोड़ी ना है, हमें ऑक्सीजन गैस में कोई चमक थोड़ी ना दिखाई देती है, वो गैस है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। इसी तरह से अब क्या है यहाँ पे जो इसके सॉलिड स्टेट्स में भी, जैसे कोल भी है, कोल भी नॉन लस्टरस है क्योंकि उसमें भी इस तरह का इलेक्ट्रॉन प्रोसीजर नहीं रहता। बट यस, नॉन मेटल्स में हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस में हमारे पास क्या है यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है, जिसमें शाइन है। और इसी तरह से हमारे पास है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो लस्टरस है। ग्रेफाइट लस्टरस क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये प्रोसीजर है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में है, फिर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एंड हेंस दे प्रोवाइड लस्टर और शाइन टू द क्रिस्टल, कि जहाँ भी जिस भी वो मेटल में है उसे शाइन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड के केस में उसकी कटिंग्स इस हिसाब से रहती हैं कि वो चमकता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नेचुरली ही ऐसा है जिसमें अपनी चमक है। रीज़न क्या है कि जो ग्रेफाइट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं एनर्जी गेन करके, और एनर्जी लूज़ करके ये वापस आ सकते हैं। और जब ये वापस आते हैं एनर्जी को लूज़ करके, तो उस टाइम पे ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लस्टर टू द मेटल और द नॉन मेटल सच एज ग्रेफाइट। अब हम डिस्कस करते हैं हार्डनेस को। जो मेटल्स हैं जनरली हार्ड रहते हैं और नॉन मेटल्स रहते हैं जनरली सॉफ्ट। एक्सेप्शंस क्या हैं अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटल्स में हमारे पास सोडियम है Na एंड पोटेशियम K। ये इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें नाइफ के साथ भी कट किया जाता है, तो देखिए ये एक्सेप्शन है। जनरल आम तौर पे जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट है कि उन्हें नाइफ से भी कट किया जा सके। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है, नेम अ मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ। ऐसा मेटल बताइए जो कि नाइफ के साथ कट किया जा सकता है। आप सोडियम भी आंसर लिख सकते हैं, पोटेशियम भी लिख सकते हैं। अगर दो एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं तो दोनों लिखिए। आफ्टर दैट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कहते हैं जनरली सॉफ्ट हैं, आमतौर पे सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि हम जानते हैं। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है ये आमतौर पे हाई रहता है और नॉन मेटल्स का लो। अब फिर से यहाँ एक्सेप्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या है कि जो सोडियम या पोटेशियम है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ बात करें सेजियम एंड गैलियम की, इफ़ यू टॉक अबाउट सेजियम एंड गैलियम, ये ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं कि जिन्हें पाम पे रखा जाए और ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, दैट नेम अ मेटल दैट मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम। ऐसा मेटल बताइए जिसे कि हम हमारे पाम हथेली पे रखें और वो मेल्ट हो जाए। एग्जाम्पल में आप सेजियम भी लिख सकते हैं, गैलियम भी लिख सकते हैं। अगेन दो एग्जाम्पल्स पूछी जाएं तो दोनों लिखें। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो रहते हैं, लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट,
सिलिकॉन एंड बोरॉन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो इतने लो नहीं हैं। देन इसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और ये जो मेटल्स हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स रहते हैं और दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए गुड कंडक्टर्स हैं मेटल्स। अब देखिए सिल्वर, यहाँ हमेशा याद रखिए सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कॉपर। सिल्वर के बाद जो हमारे पास एक अच्छा मेटल है जो कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ कॉपर। इसके बाद आता है गोल्ड है, फिर एल्युमिनियम है हमारे पास, राइट। सो ये भी सभी जो मेटल्स हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखिए क्योंकि मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स आमतौर पे बनाई जाती हैं कॉपर की। तो देखिए कहते हैं सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन उसे हम अगर वायर्स बनाएंगे, उससे हमारे घर में जो सप्लाईज आती हैं वायर्स की, अगर वो सिल्वर की रहेगी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली जो वायर्स हैं वो कॉपर की रहती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। अब रीज़न क्या है इनके अच्छा कंडक्टर होने के, कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो हमारे पास मेटल्स हैं दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जब वो इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में इधर उधर घूमेगा तो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह से वो बाउंड नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हमारे पास है मर्क्यूरी, लेड एंड बिस्मथ। ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सो दीज आर एक्सेप्शंस। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं, बट ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी डिस्कस किया कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेफाइट के मतलब कि पूरे क्रिस्टल में, या कह लीजिए वो इधर उधर घूम सकता है, मूव कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये है हमारे पास हमारी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, melting and boiling point, and then we have electrical conductivity. अभी हम डिस्कस करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि ये हीट कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखिए सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी बेस्ट कंडक्टर है और हीट के केस में भी। और सिमिलर है हमारे पास कॉपर भी हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। एंड देन वी हैव एल्युमिनियम। तो इसीलिए सिल्वर हो गया, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनके यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? लेड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और पुअर कंडक्टर्स हैं, बट सल्फर एंड फॉस्फोरस ऐसे हैं जो हीट कंडक्ट करते ही नहीं। देन वी हैव मलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मलिएबल होना मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम किसी एलिमेंट को शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स। एंड डक्टिलिटी मीन्स कि उन्हें वायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो
जो मेटल्स हैं वो मलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन मलिएबल हैं और नॉन डक्टाइल हैं। अब मेटल्स के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए। देखिए कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हो, वी हैव ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड की हम 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बना सकते हैं। मीन्स वी आर जस्ट टेकिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी जितनी एक थिन वायर बनाई जा सकती है, मतलब ये इतना डक्टाइल है। एंड देन वी हैव टंगस्टन। इनमें भी देखिए दोनों ही मेटल्स है ना, गोल्ड भी मेटल है, टंगस्टन भी मेटल है। क्योंकि इनमें मलिएबिलिटी है और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो टंगस्टन है, सिंबल है इसका W, टंगस्टन को बल्ब फिलामेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है कि इन्हें वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्दरमोर टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसलिए इसे बल्ब फिलामेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट विच मेटल इज़ यूज्ड एज अ बल्ब फिलामेंट एंड वाई, कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसे बल्ब फिलामेंट की तरह यूज़ करते हैं और क्यों। टंगस्टन को यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि उसकी एक थिन सी वायर बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी है। फर्दरमोर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये वर्क करता है एज अ बल्ब फिलामेंट। हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स है, नॉन मलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में हमारे पास है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर है जो कि मलिएबल है, डक्टाइल है। देन वी हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी कंसिडरेबल, अगर हमारे पास एक कंसिडरेबल अमाउंट है, वेट है हमारे पास कंसिडरेबल, उसे बियर करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना खिंचाव ये बर्दाश्त कर सकते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू बियर कंसिडरेबल लोड विदाउट गेटिंग ब्रोकन, बिना टूटे कितना खिंचाव ये बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो मेटल्स हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दे हैव अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल में आयरन देख लीजिए कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण ही उसे ब्रिजेस वगैरह बनाने में सब जगह यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द पॉइंट है। एक्सेप्शन में हमारे पास है जिंक, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, कैल्शियम, इनमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ये भार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देन वी हैव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो है। एक्सेप्शन में अगेन आएगा हमारे पास कार्बन फाइबर। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रिटलनेस की, ब्रिटलनेस क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को हैमर किया जाए, मतलब हैमर के हेल्प से मतलब कि उसे बीट किया जाए, हैमर से जब उसे बीट किया जाता है तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा, उस चीज़ को कहते हैं किसी का ब्रिटल होना। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रिटलनेस। अब देखिए जो मेटल्स हैं दे आर नॉट ब्रिटल, नॉट ब्रिटल। हार्ड है डेफिनेटली, जो मेटल्स हैं हार्ड है, बट दे आर नॉट ब्रिटल। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जिंक की। जिंक ब्रिटल है, बट आमतौर पे जो जनरली हमारे पास मेटल्स है हार्ड रहते हैं पर ब्रिटल नहीं होते, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स हैं बट दे आर ब्रिटल सॉलिड्स। ब्रिटल है मतलब अगर उन्हें हैमर किया जाए या स्ट्रेच किया जाए तो ये नॉन मेटल्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जबकि मेटल्स हैमर करने पे, स्ट्रेच करने पे ब्रेक नहीं होते। मतलब ये हार्ड तो है बट ब्रिटल नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आएगा, जिंक। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें अपने इस चैनल को। थैंक यू।